जय हिंद। आज हम देखते हैं पॉलिटी का जो भाग तीसरा है जिसका नाम है मूल अधिकार, उसकी दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था कि मूल अधिकार एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है जो हमें जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है। यानी वे अधिकार जो हमें जन्म के तुरंत बाद मिलते हैं उन्हें नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जो मूल अधिकार की चर्चा आर्टिकल 12 से 35 तक है और जो मूल अधिकार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। जो पहली क्लास थी मूल अधिकार की, उसमें हमने देखा था आर्टिकल 12 से 22 तक। आज हम आगे देखेंगे आर्टिकल 23 से। आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम, बेगारी, मानव तस्करी और बदवा मजदूर पर रोक है। आर्टिकल 23 कहता है कि बलात् श्रम, बेगारी, मानव तस्करी, बदवा मजदूर पर रोक। यानी बलात् श्रम यानी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बेगारी, आप किसी से बिना वेतन के काम नहीं करवा सकते। मानव तस्करी, जो बच्चों की चोरी होती थी उस पर रोक है। चौथा है कि बदवा मजदूर। अब बदवा मजदूर होता क्या था? बदवा मजदूर मतलब वे मजदूर जो बच जाते थे कहीं पर। बधना का मतलब क्या है? जैसे होता क्या है कि आप जो है बहुत गरीब हैं, तो आपके गांव में कोई अमीर भी होंगे जैसे सेठ या कुछ भी कोई ऐसे हों, तो आप उनके यहाँ जाते हैं, पैसा लेते हैं और अपनी फसल को बोने के लिए जो पैसा लेते हैं तो लिए, लेकिन पैसा जो आप ले रहे हैं उसके बदले तो उस सेठ को आपको पैसा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा जिसे आप ब्याज बोलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें ब्याज ना देना पड़े तो पहले के ज़माने में होता क्या था कि आप ब्याज मत दीजिए, आप उतना दिन हमारे यहाँ काम कर दीजिए जितना दिन आप हमारा पैसा लौटाएंगे नहीं। जितना दिन आप हमारा पैसा हमारे यहाँ लौटाएंगे नहीं तब तक उतना दिन आप काम करिए। तो ये बहुत आसान होता था। पहले लोग काम में ज़्यादा विश्वास करते थे क्योंकि पैसे उतने हो नहीं पाते थे, और पैसा होता तो कोई किसी के यहाँ क्यों जाता। तो पैसा लेके आते थे लोग। कोई किसान मान लीजिए है, वो पैसा लेके आता है किसी सेठ या साहूकार के पास से, पैसा लेके आया, अपना जमीन में फसल को बोता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश जो है फसल खराब हो जाती है, फसल खराब हो गई, लेकिन अब तो उसे चुकाने के लिए पैसे हैं नहीं, क्योंकि उसने ये बोला था कि जब अगली बार फसल सही होगी तो हम आपका पैसा लौटा देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो ब्याज है, ब्याज के रूप में उसके यहाँ काम कर रहा है, तो अब क्या है कि आप उसके पैसा लौटा नहीं पाएंगे, और जब तक पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक आपको वहाँ काम करना ही पड़ेगा। तो अब एक प्रकार से जो आदमी है वो वहाँ पे बच जाता था, तो उसे बोलते थे बदवा मजदूर। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल के कम बच्चे को खतरनाक काम से रोक। यानी कोई भी 14 साल से कम लड़का है या बच्चा है, उसकी उम्र 14 साल से कम है, तो आप जो है उसे खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। और आर्टिकल जो 23 है उसमें यह भी बोला है कि जो बलात् श्रम है और बेगारी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे आपसे करवाई जा सकती है। आर्टिकल 23 कहता है कि बलात् श्रम, बेगारी, मानव तस्करी, बदवा मजदूर पर रोक है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपसे बलात् श्रम और बेगारी करवाई जा सकती है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कहीं ना कहीं हमें जो है शोषण से बचा रहा है कि हमारा कोई शोषण न कर पाए। आर्टिकल 23 और 24, इसीलिए इसे आर्टिकल 23 और 24 कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आर्टिकल 25 देखते हैं। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात कहने का मतलब है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है, जबकि आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। यानी जो हम दाढ़ी रखते हैं, मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, तो क्यों रखते हैं? क्योंकि वह उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। जो पंडित लोग होते हैं वो चुरकी रखते हैं, हिंदू लोग होते हैं वो चुरकी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वह उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो देखा करिए कि टोपी भी लगाते हैं, वह उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। जो सिख लोग होते हैं वो कृपाण रखते हैं, जो छोटा सा तलवार होता है उसे कृपाण बोलते हैं, तो वह जो उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे अगर इतना बड़ा तलवार लेके चले जाएं एयरपोर्ट पे तो हमें रोक लिया जाएगा, जबकि सिख लोग इतना बड़ा तलवार लेके जाएंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सिख लोग जो है कृपाण रख सकते हैं। और आर्टिकल 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, नवरात्र में आप पंडाल लगाते हैं, रोड पे लगा सकते हैं, ये आपकी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे ही नवरात्र मान लीजिए पंडाल लगाते हैं, जैसे ही नवरात्र खत्म होता है अगले दिन आपको हटाना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ भी ध्यान देना पड़ता है कि
कि आपकी जो व्यक्ति सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है वो किसी और के जो है मौलिक अधिकार का हनन ना करे, यानी आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 23 कहता है कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो दूसरे के किसी मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है तो आपके मौलिक अधिकार पर अल्पीकरण लगाया जा सकता है, कुछ समय के लिए लगाम लगाया जा सकता है। तो क्या दिक्कत है, आप रोड पे पंडाल लगा दीजिए, साइड से कोई बाईपास दे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। तो ये होता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहते हैं बोलता है कि धार्मिक कार्य पर रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी वह धन जो धार्मिक कार्य के लिए रखा गया हो, वैसा धन जो धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया हो उन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, सरकार उन पर टैक्स नहीं लगाएगी। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी वह संस्था जो सरकारी धन से चल रही है उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन होगी, जो मदरसा है उसमें तो उर्दू पढ़ाया जाता है, उसमें तो अरबी भी पढ़ाया जा सकता है। तो जो उर्दू और अरबी है ना वो जो धार्मिक जो है आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो जो है आपकी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, ना कि मुस्लिमों की धार्मिक शिक्षा है। हमारे यहाँ जो स्कूल में संस्कृत चलती है वह भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो एक प्रकार का सब्जेक्ट है, यानी हिंदुओं का एक प्रकार का सब्जेक्ट है। तो मदरसा जो है आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता है। अब देखिए जो आर्टिकल 25 है, 26 है, 27, 28 है, यह कहीं ना कहीं जो है धर्म की बात कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात। इसलिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक अगर उनकी भाषा के आधार पर और उनके संस्कृति के आधार पर हम किसी भी संस्था में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते हैं, आर्टिकल 29 यही कहता है। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, यानी अगर लगता है अल्पसंख्यकों को कि हमें बहुसंख्यकों लोगों में दिक्कत हो रही है शिक्षा लेने में, तो सरकार उनके लिए भी धन देगी, उनके लिए भी एक संस्था खोलेगी और धन देगी। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक अगर बहुसंख्यकों में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं तो ये जो है अपना अलग संस्था बनवा सकते हैं, साथ ही साथ सरकार इन्हें भी जो है इस संस्था को बनवाने के लिए धन देगी। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। ये कहीं ना कहीं पहला जो है संस्कृत बात कर रहा, दूसरा शिक्षा की बात कर रहा, इसलिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहते हैं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में है कि संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार होता क्या है, ये संपत्ति का अधिकार कहते किसे हैं? हमने आपसे बताया था कि आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल जो 19 था उसका जो है छठवां जो था वो खत्म हो गया, मूल अधिकार। आर्टिकल 19 का जो छठवां मूल अधिकार है वो खत्म हो गया, लेकिन इसमें भी दिया है संपत्ति के अधिकार, लेकिन वो जो था वो खरीदी गई संपत्ति थी, वो थी खरीदी गई संपत्ति, लेकिन यह जो है पैतृक संपत्ति है। आर्टिकल जो 31 है वो ये है पैतृक संपत्ति। अब खरीदी हुई क्या है, यानी वह संपत्ति जो खरीदी गई हो उसे खरीदी गई संपत्ति कह रही है, और पैतृक संपत्ति जो वंशानुगत चलती आ रही है, यानी जैसे आपके दादा को मिली फिर आपके पापा को मिलेगी, वह संपत्ति फिर पापा से आपको मिलेगी, तो वो क्या हो गई, पैतृक संपत्ति हो गई। और इसमें जो आर्टिकल 31 है वो एक प्रकार से वो जो है पैतृक संपत्ति है। तो आर्टिकल जो 19 का छठवां है वो खत्म हो गया है और उसे जो है अब 300 के काम में रखा गया है, और इसे भी संपत्ति का ही अधिकार, इसलिए इसे भी 300 के काम में रखा गया है। बस अंतर यही है कि आर्टिकल जो 29 का छठवां है वह जो है खरीदी हुई संपत्ति की चर्चा वहां पर है, और आर्टिकल 31 इसमें जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल जो आर्टिकल 32 ही है। इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, क्योंकि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति अपने मूल अधिकार के हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगी और 5 प्रकार के रीट जारी करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 2 तरह से रीट को जारी करती है, एक तो मूल अधिकार के मामले पर और एक अन्य किसी भी मामले पर रीट जारी करती है।
जो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है तो वो सिर्फ मूल अधिकार पर जारी करती है रीट। आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगी तो सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार पर रीट जारी करेगी। लेकिन अगर आर्टिकल 139 का प्रयोग करती है तो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करती है। किसी अन्य मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी तो आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगी, और अगर मूल अधिकार पर रीट जारी करेगी तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगी। जबकि हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 का प्रयोग करेगी और किसी भी मामले पर रीट जारी करती है। यानी रीट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं, पहला है रीट कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? जैसे आपको अगर अरेस्ट किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे सशरीर 24 घंटे के अंदर जो उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश, यानी ये कहीं ना कहीं आदेश की बात करता है, यानी यह जो है सही से काम अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो उसके लिए लाया जाता है परमादेश। तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, यानी वह व्यक्ति जो उस काम के लिए अधिकृत ही नहीं हो, यानी उस काम के लिए उसे पोस्ट ही नहीं किया गया हो, अगर वो ऐसा काम करता तो उसके लिए लाया जाता है अधिकार परीक्षा। चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? यह ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पे लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना रही होती है, यानी फैसला चल ही रहा होता है और आपको लगता है कि फैसला हमारे मतलब हम फैसले से संतुष्ट नहीं हो सकते, तो ऊपरी न्यायालय जो है नीचे न्यायालय पे लाती है, उसे बोलते हैं प्रतिषेध। पांचवा है उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण क्या होता है? यह भी जो है ऊपरी न्यायालय पे निचले ही न्यायालय पे लाती है, लेकिन जब नीचे ही न्यायालय फैसला सुना चुकी होती है। इसमें क्या होता है? फैसला चल ही रहा होता है, लेकिन इसमें जो है फैसला सुना चुकी होती है। आर्टिकल 33 कहता है कि गुप्तचर, मीडिया और संसद के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे या हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए जो गुप्तचर है, मीडिया और संसद है, इनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लग सकता है, यानी भारत के कोई भी क्षेत्र हो वहां पे जो है सेना का कानून लग सकता है, और सेना का जो कानून जहां पे लगता है वहां पे सेना के अलग रूल होते हैं। वहां पे किसी का कानून, सेना का कानून को बोलते हैं, सेना के कानून को बोलते हैं मार्शल लॉ, और सेना के न्यायालय को बोलते हैं कोर्ट मार्शल। और आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकार को किस तरह से लागू करना चाहिए, उसकी विधि के बारे में आर्टिकल 35 में चर्चा दिया गया है। आई होप आप इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।